आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर अड़ी के इस स्पेशल एडिशन में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और देखिए टीवी9 भारतवर्ष की ये हाईटेक बस अब आ चुकी है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर वो जगह जहां आज वोटिंग हुई 21 राज्यों की 102 सीटों में से एक मुजफ्फरनगर। लेकिन जब यहां पर वोटिंग हो रही थी उसी वक्त यहां से 138 किलोमीटर दूर अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। दूसरे चरण के तहत वहां मतदान होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से इंडिया गठबंधन के दो बड़े नेताओं पर बहुत तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि दो शहजादों की आज एक फिल्म शूटिंग हो रही है फिर से, लेकिन वो ये जानते नहीं कि उनकी फिल्म पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर ये लोग एक बार फिर से आ गए हैं, लेकिन ये सनातन का अपमान करने वाले हैं। उन्होंने उन पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं जब द्वारकाधीश गया था, द्वारका में जब मैं समुद्र के नीचे गया तो उसको लेकर सवाल उठाया राहुल गांधी ने। उन्होंने पूछा अखिलेश यादव से कि ये कैसे यदुवंशी हैं जो द्वारका जी का अपमान करने वाले के साथ हैं। तो आज अड़ी में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज अड़ी में हम बात करेंगे सनातन वर्सेस असल मुद्दे। हम बात करेंगे मोदी वर्सेस दो शहजादों की, और इस पर बात करने के लिए आज एक अनूठा कॉम्बो पैनल है हमारे साथ। आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर और वेस्ट यूपी की पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए यहां मुजफ्फरनगर के नेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के, और नेशनल मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी और कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले आइए जल्दी से आप पैनल से आपको रूबरू करवाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताता हूं। बड़ी खबर देखिए, 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, दोपहर 3 बजे तक की बात करें तो पूरे देश में करीब 49% मतदान हुआ है। अगर बात करें सबसे कम राजस्थान में 41% वोटिंग हुई है। धीरे धीरे अभी आंकड़ा और कंसोलिडेट होगा, धीरे धीरे आंकड़ा और अपडेट होगा तो आपके सामने ये आंकड़ा आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये आपके सामने इस हाईटेक बस और इस हाई टेक्नोलॉजी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको 5 बजे तक का मतदान बता रहे हैं। 5 बजे तक करीब यूपी में 57% मतदान हो चुका है और सबसे कम यहां बिहार में 46.32% वोटिंग हुई है। बंगाल में सबसे ज्यादा 77% मतदान हुआ है और यह बताता है कि किस सीट पर किस राज्य में कितना मतदान हुआ है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब जो खबर है वो इससे बड़ी है। अमरोहा में प्रधानमंत्री का राहुल और अखिलेश पर हमला। बड़ी खबर, दो शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म की शूटिंग कर रहे, यह कहा पीएम मोदी ने। उन्होंने कहा शहजादों की जोड़ी को जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी लेकर घूम रहे हैं ये शहजादे। वोट बैंक की राजनीति के लिए मेरी द्वारका पूजा का मजाक भी उड़ाया इन लोगों ने, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के दमोह में भी एक बड़ी बात कही है, वो भी बता देता हूं आपको। उन्होंने कहा आतंक का सप्लायर पड़ोसी आटे को तरस रहा है, भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहा है, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत के डिफेंस सेक्टर को कमजोर बनाए रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमोह में कहा कि पहले की सरकारें सेना के हथियार खरीद में भी लाभ देखती थी, सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है बीजेपी सरकार, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और जब उन्होंने यह कहा तो फिर अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया है। आज अखिलेश यादव नोएडा में थे और उन्होंने कहा बीजेपी का परिवार नफरत फैलाता है, यह कहा उन्होंने कहा बीजेपी को सिर्फ हमारा परिवार दिख रहा, अपना परिवार नहीं दिख रहा है बीजेपी को। हमारी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना बंद कर देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जो कहा है। उसके बाद जल्दी से आपको बताते हैं कि वोट मीटर क्या कह रहा है। यूपी का वोट मीटर आपके सामने रखते हैं। कहां 8 सीटें थी यूपी में, खासकर पश्चिम यूपी की इन 8 सीटों पर कितना वोट पड़ा। हम पश्चिम यूपी में हैं तो आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। देखिए बिजनौर में जो हमारे पास इस वक्त जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो वोट मीटर ये कहता है कि 54% से लेकर 68% तक वहां, ये देखिए 2024 और 2019 ये आपके सामने है।
2019 में जहां 68% के आसपास वोट था, 2024 में अभी 55% भी टच नहीं कर पाया। ये 5 बजे का वोट मीटर है। इसके बाद कैराना की बात करें तो 67.45, करीब 67.5%। और 2024 की बात करें तो कैराना में 59% के आसपास फिलहाल 5 बजे तक का हमारे पास मतदान का ये आंकड़ा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद की बात करते हैं। मुरादाबाद में 65.46% था अगर बात करें 2019 की, लेकिन 2024 की बात करें तो ये 5 बजे तक का आंकड़ा 57.65% है। लेकिन क्योंकि वोटिंग 6 बजे तक हुई है और जो लोग रह जाते हैं 6 बजे के बाद भी बूथ पर, उनको भी वोट करने को मिलता है, तो ये आंकड़ा भी अपडेट होगा। अगर मुजफ्फरनगर की बात करें जहां इस वक्त हम हैं, 68% से ज्यादा वोट पड़ा था 2019 में, अभी 54.91% वोट पड़ा है 5 बजे तक। पीलीभीत की बात करें, पीलीभीत में थोड़ा सा आंकड़ा अच्छा है। पीलीभीत में अभी 5 बजे तक 60% से ज्यादा वोट पड़ चुका है, जबकि 2019 में करीब 68% वोटिंग वहां पर हुई थी। रामपुर की बात करें तो वहां 52% के आसपास वोट 5 बजे तक पड़ा है। रामपुर में 2019 में 63.19% वोट पड़ा था। सहारनपुर की बात कर लेते हैं जल्दी से। सहारनपुर में 2019 में 71% के आसपास वोटिंग हुई थी, जबकि आज 5 बजे तक 63.29% वोटिंग हुई है। तो ये हमने आपको यूपी के इन 8 सीटों का हाल बताया है। और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के अखिलेश और राहुल गांधी पर हमले की, तो आइए देखते हैं क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, क्या कहा है राहुल गांधी ने। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दे। इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। आपको ध्यान होगा, मैं कुछ दिनों पहले द्वारिका नगरी गया था। अब मैं द्वारिका गया, सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समंदर के नीचे मूल द्वारिका है। और वहां मैं गया, समुद्र में बहुत गहरा चला गया, जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। और मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पसंद है जो मोर पंख, वो भी ले गया, वहां मैंने रखा। लेकिन कांग्रेस के साहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। तो आपने सुना राहुल गांधी को, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारे साथ के शर्मा है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं हमें। चरण सिंह सापरा इस वक्त हमें मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेश जोशी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। और इस वक्त मुजफ्फरनगर में भी हमारे साथ बीजेपी से अभिषेक चौधरी हैं और कांग्रेस पार्टी से नरेंद्र पाल वर्मा है। आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत चरण सिंह सापरा आपसे। चरण सिंह सापरा, एक बार फिर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर करारा वार करते हुए कहा कि ये 2 शहजादों की फिल्म रिजेक्ट हो चुकी है। तो आप लोग ये बार बार रिजेक्ट फिल्म क्यों दिखा रहे हैं पब्लिक को? देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो मूल मुद्दों से ये एको निकलवा दीजिए।
प्रधानमंत्री जो है, जो जनता के मूल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। हम भी कह सकते हैं कि शाह और तानाशाह जो है ये मूल मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्यों शाह और तानाशाह महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं, क्यों नहीं बेरोजगारी पर बात करते हैं, क्यों नहीं बढ़ती हुई आर्थिक विषमता पर बात करते हैं? इन्होंने ही वादा किया था ना कि हम डॉलर और रुपए को एक लेवल पर ले आएंगे। तो क्या हुआ? आज डॉलर के मुकाबले में रुपया 83 रुपए पर है। तो ये जो इनकी नाकामियां है, इनसे अपनी जान बचाने के लिए, नाकामियों से मुंह मोड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जनता समझदार है। ये वो जनता है जिसकी जेब से रोज 100 रुपए पेट्रोल के जाते हैं। ये वो जनता है जिसकी जेब से रोज डीजल के 95 रुपए जाते हैं। खाने का तेल जो 70 रुपए था वो 140 रुपए और 200 रुपए हो गया है। गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1100 रुपए तक हो गया है। तो ये जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दों पर प्रधानमंत्री को कोई बात नहीं करनी है। उन्हें तो अपनी तानाशाही चलानी है। एक बार और सत्ता मिल जाए तो एजेंसियों का और दुरुपयोग होगा। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद ये जनता के मुद्दे नहीं है, क्योंकि उन्होंने यही आरोप आपके ऊपर लगाया। जवाब दीजिए के शर्मा। आप लोग जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, मुद्दे भटका रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं चरण सिंह सापरा। जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं यहाँ के लोगों के पास जाऊंगा। नहीं, सापरा साहब और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। विपक्ष का काम ही होता है आरोप लगाना, लेकिन जनता के बीच में मुद्दा बनाना ये हमारा काम थोड़ी ना है। आप मुद्दे बनाइए यदि जनता आपको विश्वास करती है। हम तो मुद्दा बना रहे हैं, जनता उस पर विश्वास कर रही है। तो ये तो अपने अपने नेतृत्व की विश्वसनीयता का प्रश्न है। आप जो है 5 साल तक, 4 साल में महंगाई बेरोजगारी के लिए क्या किया? एक प्रदर्शन किया, एक लाठी खाई, एक कहीं पर बाहर निकल के आपका नेता बोला? एयर कंडीशन कमरे में बैठ के राजनीति करने वाले हमको बता रहे। दूसरी बात, ठीक कहा प्रधानमंत्री। अरे वो पूरी यात्रा कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, और आप कह रहे हैं कोई नेता बाहर निकला? नहीं, पूरा भारत जोड़ डाला 2-2 बार उन्होंने, और आप कह रहे हैं आपका कोई नेता बाहर निकला? अरे गौरव जी, मुझे आश्चर्य है, आप गए थे क्या उस यात्रा में? आप देख कर आते उस यात्रा में कैसे यात्रा निकली और क्या मुद्दा बनाया, फिर क्या परिणाम आया 4 राज्यों में? क्यों नहीं उसका परिणाम मिला? इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आप जो है ईमानदारी से जमीन पर है ही नहीं। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने आज शहजादे की बिल्कुल सही कहा। मुझे एक चीज बताइए आप कि ये 2 शहजादे जो थे ये 2017 में भी थे ना? क्या हुआ? 2017 में जनता ने समेट के रख दिया इनको। और इसके बाद आज के चुनाव की यदि मैं बात करूं, पता नहीं सापरा साहब को इसकी जानकारी है या नहीं, उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव हो गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर एक सभा नहीं कर पाए। इतनी नफरत अखिलेश यादव को राहुल गांधी से है कि उनको पता है कि राहुल गांधी यदि मंच पे चढ़ गए यहां पर मेरे साथ तो मेरी बची कुची भी लुटिया साफ हो जाएगी। ओके तो आज एक सभा यदि किया हो तो सापरा जी बताएं यहां पर कर रहे हैं। ओके, क्यों मिलकर एक सभा नहीं पार्टी के नेता ये भी हैं। आज हमने इसीलिए उन नेताओं को भी रखा है जो दिल्ली से बात करते हैं, और उनको भी रखा है जो यहां जमीन पर इस वक्त मेहनत भी कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन जमीन का हाल इनसे पूछते हैं। भाई वर्मा जी, एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप लोग इंडिया गठबंधन वाले कहते तो है, लेकिन गठबंधन की ताकत दिखती नहीं है। एक भी रैली नहीं हुई अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा, और पहले चरण का मतदान हो गया। देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पहली सभा कल अमरोहा में है। कल लेकिन एक चरण तो बीत गया। एक चरण में प्रियंका गांधी सहारनपुर में थी और अविनाश पांडे मुजफ्फरनगर में थी। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। आइए बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि उनके नेता लगातार इस चुनाव में, इस पहले चरण के चुनाव में लगातार लगे रहे हैं। अविनाश पांडे जी ने इन 8 की 8 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से प्रचार किया है। राहुल गांधी उस समय देश के दूसरे हिस्से में थे, प्रियंका गांधी दूसरे हिस्से में थी। प्रियंका जी केवल सहारनपुर आ पाई हैं। कल वो अमरोहा में दोनों दलों के नेता होंगे, उसमें अखिलेश यादव भी होंगे, राहुल गांधी भी होंगे। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि दोनों दलों में कोई बात है। नहीं, पहले चरण में कहां थे, ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, पहले आज आप जहां मुजफ्फरनगर खड़े हैं, जहां की आप राजनीति करते हैं, वहां आपके दोनों नेता आए एक साथ। मुजफ्फरनगर की धरती पर केवल 1 सीट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीट है, 102 सीटों पर चुनाव था पहले चरण का। तो कहां पे किस चरण पे गए एक साथ? बाकी 94 सीटों पर वो दूसरे जगहों पर थे। साथ में थे 94 सीटों पर, अलग अलग जगह पर थे।
ठीक है, अलग जगह पर। ठीक है, बताइए भाई, आप बताइए क्या है यहाँ पर अभिषेक जी जो बता रहे हैं कि भाई साथ में हो ना हो फर्क क्या पड़ता है, क्या जमीन पर कुछ फर्क पड़ रहा है इसका, बताइए। देखिए, जमीन पर अगर ये होते तो 40 पार ही नहीं कर पाते, इसीलिए जो हाल है पूरे देश के अंदर, ये 40 पार नहीं कर पाएंगे। पीडीए गठबंधन पहले तो इनमें आपस में विवाद पहले ही रहा कि 40 लोग ही मिल के गठबंधन नहीं कर पाए और 40 लोग जोड़ पाए तो इनमें सहमति नहीं बन पाई। इनकी हमें इन पे बात नहीं करनी है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर आज 8 लोकसभाओं में मतदान हुआ है और मैं आपको बता सकता हूं कि 8 की 8 लोकसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम कर रही है और मेरे सहयोगी साथी जो मेरे मंच पर खड़े हैं या आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम बहस के करेंगे। बीच में एक और हमारे साथ प्रवक्ता आ गए, प्रमोद त्यागी जी आ गए हमारे बीच में। त्यागी जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 2 शहजादे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री और कह रहे हैं इनकी फिल्म रिजेक्ट हो गई लेकिन बार बार फिल्म बना रहे हैं, और यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं पहले चरण का मतदान भी हो गया और कहीं साथ नहीं दिखे दोनों। मुझे लगता है कहीं आपको भ्रम है। गाजियाबाद में जब राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी आए तब तक पहले चरण का चुनाव नहीं हुआ था। थोड़ा माइक ऊपर करके बोलिए। दोनों नेता साथ थे। हाँ। प्रियंका जी सहारनपुर आई, हमारी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के सब नेता उनके साथ थे और जहां जहां भी 8 की 8 सीट पर कार्य हुआ है, मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सब पदाधिकारी हमारे साथ थे। जहां देश भर का चुनाव है, पूरा तमिलनाडु का चुनाव था, बंगाल का चुनाव था, बिहार का, महाराष्ट्र का पहले चरण आप देखिए। तो आप कह रहे हैं सब जरूरी था, यूपी जरूरी नहीं था? तय किया हुआ था, कहा राहुल जी रहेंगे, कहा अखिलेश जी रहेंगे, कहा दूसरी हमारे सहयोगी दल रहेंगे। हमारे यहाँ संजय सिंह आए, तय किया हुआ था के शर्मा। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है मुजफ्फरनगर के, वो कह रहे तय किया हुआ था, ऐसे नहीं हुआ कुछ, सबकी ड्यूटी लगी हुई थी, सब अपने ड्यूटी से काम कर रहे थे। नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है जिला अध्यक्ष जी की बातों पर। अभी वो गा रहे भैया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, रैली नहीं किया है। प्रधानमंत्री देश भर में इतनी रैली की है, इसी 8 जो क्षेत्र है, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी 3-3 रैलियां हो गई। प्रधानमंत्री जी से ज्यादा बिजी है अखिलेश यादव। ये कहिए कि हमारा कोई पकड़ नहीं है और राहुल गांधी आते तो आपके लिए बड़ी मुसीबत है। अगर समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव चाहते हैं कि चेहरा साथ न दिखे रैलियों में, वरना बचा खुचा भी चला जाएगा। ये डर है अखिलेश यादव को। ऐसा है क्या? मैं कह ऐसा रहा है हूं क्या त्यागी जी? मैं बता रहा अखिलेश यादव हूं, चाहते हैं जो चेहरा साथ भारतीय ना जनता दिखे। पार्टी के थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए पीसीआर यहाँ की। मैं बता रहा हूं, उनका उत्तर दे रहा हूं। के शर्मा, सुनिए आवाज, जवाब लीजिए, जिलाध्यक्ष जवाब दे रहे हैं। वो नहीं बोल रहे, गांधी का दम लेवल बोल रहा है। जिलाध्यक्ष है। ये जो चुनाव 55 दिन के हुए हैं, ये एक प्रधानमंत्री जी के लिए किए गए हैं। एक करके के शर्मा, अरे आप तो बहुत रोज आते हैं, रोज टीवी चैनलों पर डिबेट करते हैं, हमें लगता है जमीन के नेताओं को थोड़ा यहाँ पे हमें देनी चाहिए। सुन लेते हैं जिलाध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के, बताइए त्यागी जी। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे, उनका दम बोल रहा है। 55 दिन का दम चुनाव बोल रहा है भैया, दम बोल किस बात का दम बोल रहा है? हाँ, बताऊंगा किस बात का है। देश के प्रधानमंत्री का चुनाव आयोग पर पूर्ण अधिकार है, निष्पक्ष नहीं है चुनाव अरे वो आयोग। पूछ रहे हैं मेरी बात प्रधानमंत्री सुन से लीजिए। ज्यादा मेरी बिजी बात- हैं क्या मैं अखिलेश बता रहा हूं यादव? वही। वो मैं पूछ रहे वही हैं बता रहा मुख्यमंत्री हूं। से ज्यादा बिजी हैं क्या मैं राहुल वही गांधी? बता रहा हूं, प्रधानमंत्री के लिए साधन है। कांग्रेस के सारे अकाउंट सीज कर दिए गए और दूसरी पार्टी को आपने साधन उपलब्ध नहीं होने दिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लखनऊ के हवाई अड्डे समाजवादी से पार्टी के 3 तो हवाई अकाउंट जहाज नहीं सीज उड़ते हुए ना, हैं। आप तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष समाजवादी हैं। पार्टी के कितने साधन हैं? सीमित साधनों में जनता के प्यार से समाजवादी पार्टी लड़ रही है। ये कहाँ है साधन? सीमित साधन है। कितने हजार करोड़ आपने लिए हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, जबरदस्ती एसबीआई को देना पड़ा। कितने हजार करोड़ रुपए लिए? ईडी का छापा भेजते हैं, पैसे लेते हैं, ईडी का छापा वापस ले लेते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अरे तो और इस देश इन के सब प्रधानमंत्री में लगातार ओके, झूठ बोलते ओके, हैं। इन सब में किसने रोका कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ कोई रैली ना करें? मूल बात तो ये है कि दो शहजादों की बात हो रही है। टीवी 9 एक पे मिनट, पता है, रुकिए, कोई लड़ा रही है दोनों राजेश नेताओं जोशी, में। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ लड़ाई है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। राजेश जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। राजेश जी आज कैराना में भी मुझे मिले। राजेश जी हम मिले वहां कैराना में, आप भी चुनावी माहौल टटोल रहे थे, मैं भी चुनावी माहौल टटोल रहा था। राजेश जी क्या लगता है, ये जो प्रधानमंत्री अमरोहा में बोलकर गए आज, क्या ये वो मुद्दा है जो यूपी में हिट करेगा लोगों को? सनातन का मुद्दा, 2 शहजादों का मुद्दा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीका है कि वो हर चुनाव में और चुनाव के आगे पीछे भी कुछ ऐसी चीज कहते हैं जिन पर हम लोग टेलीविजन चैनलों में, अखबारों में बात करते हैं, बहस करते हैं, और प्रधानमंत्री अपना जो मैसेज है वो आखिरी वोटर तक पहुंचाते हैं। उन्होंने 2 शहजादे कहा तो कांग्रेस की तरफ से मैंने पहली बार सुना है, हो सकता है पहले भी कहते हो,
कि तानाशाह और शाह, तो ये तो जुमले वगैरह चलते रहते हैं। लेकिन मैं जिस तरफ आपकी बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये पिछले चुनाव से यानी 2019 के चुनाव से ये जो 10% वोटर कम जा रहा है वोट देने के लिए, उसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है? ये किसके लिए दुःस्वप्न है, किसके लिए बुरी खबर है? इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बार चुनाव में जो मतदाता है उसमें बिल्कुल उत्साह दिख नहीं रहा था। मैं गया वहां पर भी खैर वोट देने तो आए थे लोग, लेकिन उत्साह नहीं दिख रहा है। देखिए, इसकी एक वजह ये हो सकती है, ये बात को कंप्लीट होने दीजिए। 2019 में बालाकोट जैसा इश्यू था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भारत और वर्सेस पाकिस्तान और भारत की फतेह पाकिस्तान के तौर पे के ऊपर इस तरह से स्टैब्लिश कर दिया था और टूट के मतदाता गिरा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास जो राम मंदिर का मुद्दा है, सनातन का मुद्दा है, मछली और ये खाने का मुद्दा, इस तरह के मुद्दे हैं। विपक्ष के पास बेरोजगारी का मुद्दा है, विपक्ष के पास जो है वो जो लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही उसका मुद्दा है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही घिस चुके हैं, इसलिए शायद इसमें अब नुकसान किसे होगा? अगर बालाकोट की वजह से जो बीजेपी का जो वोटर था वो टूट के गिरा और इस बार उसमें थोड़ा उत्साह की कमी है, तो ये बीजेपी के लिए बुरी खबर है। और जितने वोटर आए हैं जो अभी इस वक्त नहीं आए हैं जो वोट देने के लिए, अगर वो इसलिए नहीं आए, नहीं राजेश जी कहना क्या चाहते हैं आप? राजेश जी आप क्या कह रहे हैं? वोटर नहीं निकल रहा है तो ये किसके लिए गलत है, किसके लिए दुःस्वप्न है? बीजेपी के लिए है या इंडिया के लिए? एक लाइन में जीतेगा तो मोदी ही, ये जो उनके पास है ना, जीतेगा तो मोदी, इसलिए शायद उत्साह की कमी है उनमें। ओके, आपने बड़ी लकीर खींच दी चरण सिंह साबरा साहब, जीतेगा तो मोदी ही। ये जो लकीर खींच दी गई है इससे वोटर निकल ही नहीं रहा भाई घर से। और हमने भी देखा आज जिस तरह का चुनावी माहौल हम कवर करते रहे वो थोड़ा सा तो ऑफ दिख रहा है। क्या लगता है ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो जाएगा क्या? नहीं गौरव जी, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। वोटर जो है वो सतर्क है और वोटर ने देखा है कि 10 सालों से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ और लूट की सरकार चलाई है, ये सारे वोटरों ने भी देखा है। तो वोटर जो है वो अभी उसका ध्यान भटकाने वाला नहीं है। मैं चंद चीजें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, मुझे 20 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलना जरूरी है। ये हमेशा बात करेंगे नफरत और दंगों की, लेकिन हम बात करेंगे भूखे नंगों की। ये हमेशा बात करेंगे फर्जी कमाई की, हम बात करेंगे महंगाई की, ये बात करेंगे राम राज्य की, हम बात करेंगे कामकाज की, ये बात करेंगे 3 तलाक की, हम बात करेंगे 15 लाख की, ये बात करेंगे शमशान कब्रिस्तान की, हम बात करेंगे संविधान की, ये मन की बात करेंगे, हम काले धन की बात करेंगे, मोदी भक्ति की बात करेंगे, हम देशभक्ति की बात करेंगे। ये फर्क है इंडिया गठबंधन में और एनडीए के अंदर। नरेंद्र मोदी जितने विषय मैंने कहे हैं ना, राम भक्ति की बात करेंगे, बोल करके दिखाएं, बताएं कि महंगाई किस तरह से कम करेंगे। आपको अनइंटरप्टेड दिया, राम भक्ति की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम तो करते ही हैं। राम भक्ति हमारे अंदर है, राम हमारे कण कण में है। हमें भारतीय जनता पार्टी से वो तो कह रहे हैं करते नहीं, वो प्रधानमंत्री कह रहे नहीं करते। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु राम लला का सूर्य तिलक हुआ। सुन लीजिए आप अनइंटरप्टेड मेरा भी सुन लीजिए सर। उन्होंने कहा आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं ये सब तो पाखंडी हैं। आप सब पाखंडी हैं क्या? उन्होंने वहां की जनता से पूछा। उन्होंने पूछा राम की पूजा करने वाले पाखंडी हैं क्या? आप बताइए, राम की पूजा करने वाले पाखंडी हैं या नहीं है? आपका क्या टेक है इस पर? मुझे नहीं पता किसने कहा कि राम की पूजा करने वाले पाखंडी है। प्रधानमंत्री ने किसकी बात सुनकर के कहा ये मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन राम के नाम का या राम के पूजा की कोई भी पाखंड नहीं बता सकता है इस देश में रहने वाला, चाहे किसी भी धर्म का हो। मैं अगर सिख धर्म का हूं तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में 1200 से ज्यादा बार प्रभु श्री राम का नाम है, तो कोई भी प्रभु राम के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकता। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। बाकी प्रधानमंत्री जो देश के दुनिया के मुद्दे जो हैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि चीन के साथ में वो क्या कर रहे हैं, चीन क्यों घुसपैठ कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ जमीन पर क्या असर है यही पूछ लेता हूँ। आपने जो कहा भाई देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं वहां पर बैठकर कि भाई हम लोग तो राम भक्त है, किसने कहा कि राम के भक्त पाखंडी? हमने तो नहीं जानते। फिर ये क्यों कह के प्रधानमंत्री आज अमरोहा में? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा
प्रधानमंत्री जी ने आज जो 2 शहजादे वाली बात कही है, मैं उसका पूर्णतः सहमत हूँ। उसकी बात को मैं अरे आप तो सहमत होंगे, आप तो सुन उनकी लीजिए, पार्टी से एक मिनट हैं। मेरे अनुरोध आप सुन खाली लीजिए। सहमत होंगे। क्योंकि देखिए, जो पहले ये कहते जब देश आजाद नहीं हुआ था, कहते रानी के पेट से मैंने भी राजा शाह पैदा और हुआ। तानाशाह बाबा की साहब बात की, अम्बेडकर हम ने भी संविधान पूरे बनाया, सहमत हैं। और संविधान बनाने के बाद आज ये राहुल गांधी जो बैठे हैं, इनकी पहचान क्या है? ये पुत्र है किसके? इनकी पहचान सिर्फ इतनी है। और इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, वो अपने पिता के नाम पे जब पैदा नहीं जाते, वो दूसरी बार जीत के नहीं आए। 2012 में जो जनमत मिला था उनके पिता को मिला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो साहबजादे वाली बात है वो पूर्णतः सही है। मैं आपसे एक और पूछ रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है जल्दी से, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए जल्दी से। भगवान राम का ये राम क्यों कर रहे हैं आप लोग? भगवान राम को काल्पनिक बताया, इन्होंने कोर्ट में हलफनामा पाखंडी दिया। किसने कहा? काल्पनिक कांग्रेस ने कहा। पाखंडी किसने कहा राम भक्तों को? पाखंडी ये सब कांग्रेस का काम है। कांग्रेस हमेशा, ये अखिलेश यादव क्यों नहीं गए वहां भगवान राम के उसमें? सारे उनको बुलावा दिया गया, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। इनको समाजवादी पार्टी वहां बताइए भाई, विधायक त्यागी जी क्यों नहीं गए? इनके विधायकों को पार्टी क्यों नहीं गई? बताइए, इनके विधायकों को पार्टी क्यों नहीं एक मिनट, त्यागी जी बता रहे, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बता रहे हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं। राम में सबकी आस्था है। राम सदा से थे, सदा है, सदा रहेंगे। नहीं तो अखिलेश यादव मैं क्यों नहीं बता गए? रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अखिलेश जी ने कहा था हम जब चाहेंगे राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से या उस तरह के अधिकारी से जो भगवान विष्णु का 11वां अवतार मोदी जी को बताते हैं, उनके अरे वो निमंत्रण पूछ पर रहे नहीं हैं जाएंगे। द्वारका का राम को अपमान करने वालों राम के पर- साथ यदुवंशी कैसे राम हैं? पर किसी को वो पेटेंट अखिलेश नहीं यादव है। से पूछ रहे हैं द्वारका का अपमान करने वालों के साथ यदुवंशी कैसे खड़े हो सकते ऐसा हैं? द्वारका का अपमान कौन करते हैं? भजन और भोजन एकांत का है। आप समुद्र के नीचे जाएंगे तो भी कैमरा होगा, आप आसमान पर जाएंगे तो भी कैमरा होगा। अगर आप भजन का प्रदर्शन करते हैं तो आपकी आस्था नहीं है। तो कैमरे आस्था पर आस्था आ जाए तो आस्था नहीं है। चलिए इसमें बात करेंगे, ये बड़ा पॉइंट है। कैमरे पर आस्था आ जाए तो क्या वो आस्था नहीं है? लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही आस्था के लिए है। जाए तो देखिए आस्था बीजेपी नहीं ने है। इलेक्शन कैमरे को अरे अगर लाया जाए। आप ही की पार्टी से मैं जुड़ी कह बड़ी रहा खबर आ हूं, गई। अगर सुनिए आपकी पार्टी जुड़ी बड़ी खबर आ गई। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से समाजवादी पार्टी की शिकायत की है। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की। बीजेपी का दावा, समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उम्मीदवारों को वोट की अपील की थी। पहले चरण का प्रचार खत्म होने के बाद यह अपील की गई। आचार संहिता का उल्लंघन किया समाजवादी पार्टी ने, यह बीजेपी ने आरोप लगाया है और बाकायदा इसकी शिकायत की गई है समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से। अब आप ही हैं समाजवादी पार्टी से, बताइए भैया क्यों कर रहे हैं आप लोग? 48 घंटे पहले तय हो जाता है कि आप माइक से प्रचार नहीं करेंगे, आप पब्लिक पैलेस में नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने खुद चुनाव लड़े हैं। 48 घंटे के बाद भी आदमी व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकता है। ये व्यक्तिगत संपर्क की बात नहीं हो रही है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। सोशल जो हमारी वो थी उस पर हमने कहा है इससे इस तरह का प्रचार नहीं हुआ। आप पढ़िए इलेक्शन कोड, आप पढ़िए आचार संहिता, कहां ये लिखा है कि 48 घंटे बाद आप इस तरह से बात नहीं बताइए भाई, बताइए के शर्मा बताइए कहां लिखा है इलेक्शन कोड में कि सोशल मीडिया पर ट्वीट नहीं कर सकते? भाई क्यों शिकायत कर रहे हैं आप लोग इनकी? ऐसा है, वकील साहब जो है शायद चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन पाए, क्योंकि बेचारे व्यस्त थे। इनके तो रोज टिकट बदलते थे। थोड़ा तेज बोलिए के शर्मा, थोड़ा तेज बोलिए, यहाँ के लोग भी सुने। मैंने कहा कि जो वकील साहब हैं, जो सपा के हैं, वो शायद चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन पाए। उनको सोशल मीडिया के संदर्भ में जो निर्णय है वो उनको नहीं समझ में आया। ये तो उस बात पे परेशान थे कि सुबह एक टिकट अखिलेश जी करते थे, दोपहर में वो बदल जाता था, शाम को फिर एक तीसरी टिकट हो जाती थी। तो ये तो बेचारे उसी के मैनेजमेंट में लगे हुए थे। ये बेचारे चुनाव आयोग का प्रेस कहाँ सुने होंगे। खैर, जवाब इनको देना है, चुनाव आयोग में देंगे। लेकिन अभी मैं 2 बातें सुन रहा था, उसका मैं जवाब जरूर देना चाहता हूँ। एक जो पत्रकार महोदय हैं, निश्चित रूप से उनको लगता है 2019 का चुनाव जो है वो वहाँ की एक घटना के कारण से भाजपा को मिला। तो इस मानसिकता के लोगों को देश की न नब्ज पता है न नस पता है। उनको लगता है कि पुलवामा का घटना हो गया तो उस घटना से वो चुनाव जीता गया। नहीं, आप किसी पर मोदी सवाल मत विरोधी उठाइए, मानसिकता के जो यहीं लोग पे चीज हैं, गड़बड़ हो जाती है। ये मोदी विरोधी जो लोग बैठते हैं उनकी ये समझ होती है। पर सवाल उठा देंगे, मैं उठाऊंगा सर। करेगा तो फिर बहस डिरेल हो जाएगी। ना गौरव जी, क्यों नहीं उठाऊंगा इस बात को? एक पत्रकार बैठ के 2019 के चुनाव को या तो पुलवामा की घटना के बीच कहता है, आप मेरी क्या उनका ऑब्जर्वेशन होता है?
ये जो है जनता के वोट का अपमान है, मेरी मानसिकता के बारे में जनादेश का अपमान है। दूसरी बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप 10% की बात कर रहे हैं। अगर आपको उनकी किसी बात से दिक्कत है आप आपत्ति जता सकते हैं, इसमें कोई दो राय मैंने जताया नहीं इसीलिए। है। लेकिन अगर किसी पर निजी आक्षेप लगाएंगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगी चीज। क्या फिर वो निजी आक्षेप लगाया? निजी चीजों आपकी में मानसिकता के बारे में कोई बात कर रहा हूँ मैं कांग्रेस की नहीं, ये तो मोदी नफरती है, ये तो सबको पता है। ये नफरत करने वाले लोग जो है, एक एक करके राजेश जी के शर्मा जी एक एक करके बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है भाई। ये पहली डिबेट है ऐसी जहां पर आज एक एक पार्टी के दो नेता हैं, नेशनल से लेकर लोकल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है। पहले के शर्मा अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर राजेश जी मैं आपको मौका दूंगा। राजेश जी मैं आपको मौका दूंगा, के शर्मा की बात हो जाए फिर मैं आप ही को मौका दूंगा। राजेश जी रुक जाइए, पहले के शर्मा अपनी बात पूरी नहीं करिए। बोला, लेकिन पर्सनल उन्होंने अटैक कहा कि 2019 का चुनाव जो है पुलवामा के कारण से था, उनसे जो है इतनी जोश थी, उतना इनको वोट मिला। नहीं कहा मैंने, यही कहा कि आप पत्रकार महोदय शायद आपने देश की उस समय 2019 की और परिस्थितियों का आकलन नहीं किया। ये एक लगता है ये भ्रम जो है कि मोदी विरोधी लोगों की ही ये प्लानिंग थी जो इस तरह से बांटा। खैर मैं दूसरी बात में आता हूं, अभी इन्होंने एक ज्ञान दिया यहां पर कि साहब ये जो 10% पोलिंग कम हो रही है, अभी 1 घंटे की पोलिंग बाकी है और जितना आपने दिखाया मैं समझता हूं कि शायद पिछले वर्ष की तरह पहुंचेगा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैंने कहा भी अपडेट हो सकता है, पश्चिम बंगाल में 77% पोलिंग हो रही है, 6 बजे तक एक मिनट होगा, गौरव जी अपडेट हो सकता है। बिल्कुल। मैं लेकिन इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस पश्चिम बंगाल में 75% पोलिंग हो रहा है, जिस बस्तर छत्तीसगढ़ में 65-70% पोलिंग जा रहा है, मध्य प्रदेश में इतनी हाई पोलिंग हो रही है, तो वहां क्या है? वहां के संदर्भ में आपकी विवेचना क्या है जनाब? ठीक है, ओके। अब मुझे लगता है जल्दी से हमें राजेश जी को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, फिर अपने मुद्दे पर आएंगे, क्योंकि पर्सनल अटैक में डिबेट उलझे ना। मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को वहां से निकाल के लाऊं। पत्रकार महोदय के क्योंकि बोलना चाहते हैं 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मुद्दे पर आएंगे। बहुत संक्षेप में अपनी बात। हाँ नहीं ठीक है, आप अपनी बात रख चुके, अब मुझे राजेश जी को बोलने का मौका देना है। राजेश जी बोलिए। मुझे अपनी बात बहुत संक्षेप में कहनी है। न तो मैं भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत करता हूं, न कांग्रेस और इंडिया से। मैं पत्रकार हूं और उस वक्त जो मैंने कहा कि 2019 में एक राष्ट्रवाद का उफान हो गया था, वो बालाकोट हुआ था, इस पर मैं कायम हूं। उसके अलावा भी बहुत इश्यूज थे, मोदी का चेहरा था उसमें, लेकिन ये उसके साथ मैंने जब ये कहा कि आएगा तो मोदी ही, ये भी लोगों में है, इसलिए शायद वो विपक्ष के नहीं जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आया। वो उनको तो आदत है ना कि मानसिकता पर अटैक करो, मैसेंजर पर अटैक करो। इस आदत का आप क्यों जाएंगे? मेरे जैसा पत्रकार आप मानसिकता पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? नहीं मानसिकता का, मैंने तो यही कहा कि आपको समझ नहीं आया। अब हो गया। एक बार आपने बोल दिया, एक बार उन्होंने बोल दिया। आपकी एनालिसिस इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीएसपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। अभी आता हूं डिबेट में। बीएसपी ने वाराणसी से अपना उम्मीदवार बदल दिया है, बड़ी खबर है। सैयद नियाज अली को बीएसपी ने टिकट दिया है, पहले अतहर जमाल अंसारी को टिकट दिया था। और फिरोजाबाद से भी बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। फिरोजाबाद से अब चौधरी बशीर चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी ने आज 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और 2 जगहों का प्रत्याशी बदला गया है, जिसमें एक तो बहुत देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ते हैं। वाराणसी में बीएसपी ने सैयद नियाज अली को टिकट दिया है, पहले अतहर जमाल अंसारी थे। और फिरोजाबाद में भी अपना कैंडिडेट बीएसपी ने बदल दिया। बीएसपी का कोई प्रत्याशी है नहीं तो इस पर बात कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी भी बार बार कैंडिडेट बदल रही है, इतने सारे कैंडिडेट बदल दिए। बगल में मेरठ में 3 बार प्रत्याशी बदला आप लोगों ने, ये क्या कंफ्यूजन है? हम तो कैंडिडेट बदल रहे हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, स्थानीय संगठन की आवाज पर। भारतीय जनता पार्टी के तो कैंडिडेट भाग रहे हैं, गुजरात से भागे, बिहार से भागे, बंगाल से भागे, उनके तो कैंडिडेट भाग रहे हैं। जरा पूछे क्यों भागे गुजरात से, क्यों भागे बिहार से, क्यों भागे बंगाल से? वो तो राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया के सबसे बड़े नेता उनके नेता हैं, उनके कैंडिडेट क्यों भाग रहे हैं? बताइए भाई अभिषेक जी, जवाब दीजिए। देखिए आइए, बदल रहे हैं आपके भाग रहे हैं? देखिए कोई हमारा कैंडिडेट नहीं भाग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ग्रास लेवल चुनाव लड़ रही है और मैं अपनी मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूं। जो पार्टी संगठन ने तय किया वो पार्टी प्रत्याशी, चाहे बिजनौर में चाहे गठबंधन की बात रही हो, यहाँ पर गठबंधन भी हुआ है, गठबंधन के प्रत्याशी बिजनौर में लड़ रहे हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया, हमेशा वही हुआ है। एक से जवाब दे दूं, हमारे यहाँ 18 साल से मुख्यमंत्री थे आपके शिवराज जी,
उनको मध्य प्रदेश में 1 मिनट जो निर्णय हुआ वो उन्होंने मान लिया, उसके बाद गुजरात, उसके बाद राजस्थान में निर्णय जो हुआ वो मान लिया। ये अनुशासन की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये समाजवादी पार्टी नहीं है जहां दूसरे तीसरे दिन रोज बदलाव होता हो। ये भारतीय जनता पार्टी है। अनुशासन है आपकी पार्टी में, नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद आपकी पार्टी कुछ सीटों पर अभी भी टिकट नहीं तय कर पा रही है। कैसरगंज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूपी का। आप नहीं कहते, अभी रुकिए, उस पर नहीं, अभी यहाँ रहते हैं, अभी उस पर नहीं जाएंगे, वो बहस अलग चली जाएगी। यूपी की बात हो रही है, वेस्ट यूपी की बात हो रही है। क्या वो मुद्दा है जिसमें वेस्ट यूपी लोग वोट कर रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दा है, सनातन मुद्दा है यहाँ पर? देखिए, सनातन मुद्दा नहीं है, सनातन व्यक्तिगत विषय है। सरकार का मुद्दा नहीं है सनातन और आस्था का, ये व्यक्तिगत विषय है। ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को सनातन और दूसरी चीजों पर नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीजों पर नहीं बोलना चाहिए। आप लोग ओके, उनको समय कम है, सनातन पे क्यों बोल रहे हैं आप लोग भाई? आपके पास सनातन हमारा भारतवर्ष, हिंदुस्तान को, भारत को हम अपनी माँ मानते हैं। हिंदुस्तान हमारी मातृ शक्ति है। हम यहाँ धरती को पूछते हैं। ये लोग कुछ भी कहेंगे मानेंगे नहीं किया। हम धरती सुबह उठते हैं, धरती को पूछते हैं, वो कहाँ पूछते हैं? ये लोग कहते हैं, ये तो कहते हैं सब काल्पनिक है। ये कोर्ट में हलफनामा पेश करते हैं। आप साहब कहते हैं काल्पनिक है, आप भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं? मैं भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि राम जैसा आदर्श पुत्र पैदा हो। मैं मानता हूँ कि राम जैसा आदर्श पति हो, राम जैसा आदर्श पुत्र हो, राम जैसा आदर्श शासक हो। तो फिर आपकी राम जैसा आदर्श शबरी के बेर खाता हो। तो फिर आपकी पार्टी के नेता गए क्यों नहीं वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में? उस प्राण प्रतिष्ठा में जाए जो अधूरा मंदिर है। जिन्होंने वोट की मैनेजिंग के लिए, वोट की मार्केटिंग के लिए, चुनाव जीतने के लिए आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी हो, जिन्होंने शंकराचार्यों को ना बुलाया हो, जिन्होंने धर्म के ज्ञाताओं को न बुलाया हो, शंकराचार्य नहीं आए, जिन्होंने राजनेताओं को बुलाया हो, शंकराचार्य कोई नहीं आया। जवाब दीजिए। ये लोग क्या जाएंगे ना, राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम किया हो, राम सेवकों को मरवाया हो, सरयू को लाल कर दिया हो। ये लोग गठबंधन के अंदर, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने माननीय मुलायम सिंह यादव गोली चलवाने का काम किया हो, ये लोग करवा पाएंगे? ये लोग बात करते हैं भगवान राम की, इन्हें शर्म आनी चाहिए। वहां पे लोग मारे गए। ये कह रहे हैं भगवान राम आस्था का विषय है, आप उसको राजनीति का विषय क्यों बना? आप राजनीति का विषय बना? राजनीति नहीं, भगवान राम हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं। यहाँ से लोग, जब राम मंदिर बना, यहाँ से रेल भर भर के गई है और भगवान राम में हमारी आस्था है। ये लोग हमेशा सरयू की बात करते हैं। नुकसान हो जाएगा सनातन के मुद्दे पर, इस पिच पर कमजोर हैं आप लोग? नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं। नहीं, आप तो आपकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। राम कब राम बने? राम ने राज को लात मार दी, भरत ने राज को लात मार दी। राम तब बने जब उन्होंने राज पकड़ा। राम जब बने उन्होंने ये हमारे मंच से मुलायम सिंह यादव का अपमान किया। एक बाप ने बेटे को लात मार दी। अब मुलायम सिंह यादव का मंच से अपमान किसने किया? 2012। जवाब, समय खत्म, जवाब दीजिए। आदरणीय नेताजी की मृत्यु के बाद 11 दिन रुक जाइए इन्हें बोलना बंद कीजिए। आप जल्दी, समय खत्म हो चुका है, जल्दी। शोक में रहे मोदी जी का अपमान किसने किया? मोदी जी की माता मरी है, अगले दिन दिल्ली आ गए। चलिए अब समय खत्म हो गया। ओके, देखिए ये टेम्पो है, ये टेम्परामेंट है वेस्ट यूपी का, और यही टेम्परामेंट इस चुनाव में आगे कितना कैरी होगा और इन मुद्दों पर कितनी बात होगी, ये लगातार TV9 भारतवर्ष इस हाईटेक बस के जरिए टटोलता रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया साबरा जी, के शर्मा जी और राजेश जोशी जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।